नमस्कार। आज हम हेपेटाइटिस वायरस की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। हाँ, नमस्कार। हमारे पास काफ़ी विस्तृत जानकारी है जो हेपेटाइटिस के अलग-अलग प्रकारों, वायरस ए, बी, सी, डी और ई पर रोशनी डालती है। हम्म। और देखिए, लक्ष्य साफ है। ये समझना कि ये वायरस, जिन्हें हम सब एक ही नाम हेपेटाइटिस से जानते हैं, असल में एक दूसरे से कितने अलग हैं। बिल्कुल। मतलब वो फैलते कैसे हैं, शरीर पर उनका क्या असर होता है और हाँ, लंबे समय में उनके क्या परिणाम हो सकते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि जब हम हेपेटाइटिस सुनते हैं तो अक्सर पहली चीज दिमाग में पीलिया मतलब जॉन्डिस आती है ना? हाँ, आमतौर पर यही होता है। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि ये तो बस क्या कहते हैं कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। बिल्कुल। कुछ हेपेटाइटिस संक्रमण तो ऐसे हैं जो मतलब आते और चले जाते हैं, शरीर खुद ही उनसे निपट लेता है। हाँ, सेल्फ लिमिटिंग होते हैं कई। पर कुछ ऐसे भी हैं जो सालों तक मतलब बने रहते हैं, लिवर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं और यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी बन सकते हैं। हाँ, क्रॉनिक इन्फेक्शन और उसके कॉम्प्लिकेशंस। तो चलिए इस जानकारी को थोड़ा खोल कर समझते हैं, परत दर परत। जरूर। शुरुआत करते हैं इन वायरसों के वर्गीकरण से। ये सब अलग अलग वायरल परिवारों से आते हैं, जैसा कि हमें पता चला। हाँ। जैसे हेपेटाइटिस ए वायरस एचएवी पिकोरना वायरस परिवार का है, बी एचवीवी हेपेटना वायरस से, सी एचसीवी फ्लेवी वायरस परिवार का और डी एचडीवी डेल्टा वायरस कहलाता है। और एक खास बात ये भी है कि एचवीवी इस लिस्ट में अकेला डीएनए वायरस है, बाकी सब आरएनए वायरस है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। ये सिर्फ नाम का फर्क तो नहीं होगा ना, इसका कुछ मतलब भी होगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए या आरएनए, ये उसके काम करने के तरीके, उसकी पूरी लाइफ साइकिल और वो शरीर में कैसे अपनी कॉपीज बनाता है, इस सब पर बहुत असर डालता है। अच्छा, कैसे? मिसाल के तौर पर एचबीवी, क्योंकि वो एक डीएनए वायरस है, उसका जीवन चक्र थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें एक प्रक्रिया होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये क्या होता है? मतलब वो अपने जेनेटिक कोड को मेंटेन करने के लिए आरएनए से वापस डीएनए बनाता है। जबकि आरएनए वायरस जो हैं, वो अपनी कॉपी बनाने के लिए अलग मशीनरी इस्तेमाल करते हैं। ओह अच्छा। और ये अंतर सिर्फ बायोलॉजिकल लेवल पर ही नहीं, बल्कि दवाएं कैसे बनेंगी, इलाज कैसे होगा, उस पर भी असर डालता है। ये तो जरूरी बात है। अब आते हैं इनके फैलने के तरीकों पर। यहाँ भी बड़ा अंतर है। हाँ, ये मैं पूछने वाली थी। जानकारी के मुताबिक एचएवी और हेपेटाइटिस ई वायरस एचईवी नग्न वायरस हैं। मतलब उनके ऊपर कोई बाहरी लिफाफा या एनवेलप नहीं होता। नग्न वायरस। हाँ, इसकी वजह से वो वातावरण में ज्यादा टिक पाते हैं, ज्यादा स्टेबल रहते हैं और ये मुख्य रूप से फैलते हैं फीकल ओरल रूट से। फीकल ओरल मतलब? मल मुखमार्ग से। हाँ, यानी दूषित पानी या खाने के जरिए। तो इसका मतलब सफाई और साफ पानी की कमी इनके फैलने का मुख्य कारण बन जाती है। मैंने पढ़ा कि सी फूड, खासकर शंख शेलफिश का जिक्र है एचएवी के लिए। वो शायद दूषित पानी से आते होंगे। सही कहा, बिल्कुल। दूषित पानी से पकड़ी गई शंख जैसी चीजें अगर कच्ची या अधपकी खाई जाएं तो संक्रमण हो सकता है। ओह। अब इसके ठीक उलट एचबीवी, एचसीवी और एचटीवी आच्छादित यानी एनवेलप्ड वायरस हैं। उन पर एक भारी लिफाफा होता है। अच्छा। और ये मुख्य रूप से फैलते हैं पेरेंट्रल रूट से। पेरेंट्रल रूट मतलब रक्त या शरीर के दूसरे तरल पदार्थों के संपर्क में आने से, जैसे इन्फेक्टेड खून चढ़ाना या इन्फेक्टेड सुइयों का इस्तेमाल, खासकर जो लोग ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं उनमें, या फिर असुरक्षित यौन संबंध से, या जन्म के समय मां से बच्चे को भी हो सकता है। तो एचसीवी का खासकर इंजेक्शन ड्रग यूज से जुड़ा रहे है ना? हाँ, एचसीवी का फैलाव इंजेक्शन ड्रग यूज और पहले के जमाने में जब ब्लड स्क्रीनिंग उतनी अच्छी नहीं थी, तब खून चढ़ाने से बहुत ज्यादा जुड़ा पाया गया है। तो यहाँ एक तरह का बंटवारा दिखता है। एचएवी और एचईवी ज्यादातर साफ सफाई और खान पान से जुड़े हैं। हाँ। जबकि एचबीवी, एचसीवी और एचडीवी रक्त और शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क से। इसका मतलब रोकथाम के तरीके भी बिल्कुल अलग होंगे। एकदम सही। यही समझना पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। एचएवी, एचईवी के लिए क्या चाहिए? बेहतर सफाई, साफ पीने का पानी, खाना ठीक से पकाना। हाँ। वहीं एचबीवी, एचसीवी, एचडीवी के लिए ब्लड बैंकों में अच्छी स्क्रीनिंग, सुइयों का सेफ इस्तेमाल और डिस्पोजल, और सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, ये सब अहम हो जाते हैं। और एचईवी के बारे में एक और बात थी कि वो पानी से फैलता है और कुछ इलाकों में ज्यादा आम है। हाँ, एचईवी पानी के जरिए फैलने वाला एक मुख्य वायरस है
और एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व के कई हिस्सों में ये स्थानिक है, मतलब एंडेमिक है, वहाँ लगातार पाया जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की, मतलब संक्रमण होने और लक्षण दिखने के बीच का समय। इसमें भी काफी फर्क है जैसा पता चला। हाँ, बहुत फर्क है। HAV और HEV का इंक्यूबेशन पीरियड छोटा होता है, कुछ हफ्ते, मान लीजिए 2 से 6 हफ्ते। लेकिन HBV और HCV के मामले में ये लंबा हो सकता है, महीनों तक। HBV का 1 से 6 महीने भी हो सकता है और HCV का भी करीब 2 हफ्ते से 6 महीने तक। बाप रे, इतना लंबा? हाँ, और HDV का मामला थोड़ा और अलग है। उसका इंक्यूबेशन पीरियड इस बात पे निर्भर करता है कि संक्रमण हुआ कैसे है। वो कैसे? अगर किसी को HBV और HDV का संक्रमण एक साथ होता है, जिसे को-इन्फेक्शन कहते हैं, तो इंक्यूबेशन पीरियड HBV जैसा ही, मतलब लंबा होता है। अच्छा। लेकिन अगर किसी को पहले से HBV है और बाद में उसे HDV का संक्रमण होता है, इसे कहते हैं सुपर इन्फेक्शन, तो इंक्यूबेशन पीरियड छोटा होता है, शायद कुछ हफ्तों का, और बीमारी ज्यादा तेजी से गंभीर हो सकती है। ओ, ये तो डरावना है। देखिए, शुरुआती लक्षण जो हैं वो अक्सर काफी मिलते-जुलते हो सकते हैं। अच्छा। जैसे बुखार, बहुत ज्यादा थकान, भूख ना लगना, उल्टी जैसा मन करना, पेट में दर्द, खासकर लिवर वाले हिस्से में, और हाँ, पीलिया, आंखों और स्किन का पीला पड़ना और गहरे रंग का पेशाब आना। साथ ही ब्लड टेस्ट में लिवर एंजाइम्स जैसे ALT और AST बढ़े हुए मिलते हैं। ये दिखाते हैं कि लिवर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंच रहा है। तो शुरुआत में पता लगाना मुश्किल हो सकता है कि कौन सा वाला हेपेटाइटिस है। हाँ, सिर्फ शुरुआती लक्षणों से कहना मुश्किल होता है। लेकिन ये शुरुआती लक्षण भले ही समान लगें, बीमारी आगे कैसे बढ़ेगी, मतलब उसका क्लिनिकल कोर्स, उसमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है इन वायरसों में। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे जो जानकारी है उसके हिसाब से HAV संक्रमण ज्यादातर बड़ों में अक्यूट होता है, मतलब अचानक होता है और कुछ हफ्तों में शरीर खुद ही वायरस को खत्म कर देता है। हाँ, सेल्फ लिमिटिंग। और ये क्रॉनिक यानी पुराना नहीं बनता। बच्चों में तो कई बार इसके लक्षण भी नहीं दिखते। बिल्कुल। HBV की कहानी थोड़ी अलग है। संक्रमण के बाद शुरुआत में कुछ लोगों में वो क्या कहते हैं, सीरम सिकनेस जैसी चीज हो सकती है। हाँ, हो सकती है, बुखार, जोड़ों में दर्द, स्किन पे रैश वगैरह। फिर उसके बाद पीलिया वाले लक्षण आते हैं। ज्यादातर बड़े लोग तो HBV से पूरी तरह ठीक हो जाते हैं ना? हाँ, करीबन 90-95% वयस्क पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ प्रतिशत मामलों में, लगभग 5-10%, संक्रमण पुराना, मतलब क्रोनिक हो जाता है। और यही क्रॉनिक इन्फेक्शन आगे चलकर दिक्कत करता है। हाँ, सालों बाद यही क्रॉनिक HBV इन्फेक्शन लिवर सिरोसिस या फिर लिवर कैंसर, जिसे हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा HCC कहते हैं, उसका कारण बन सकता है। और HCV, उसके बारे में जो जानकारी है वो तो और भी चिंताजनक लगती है। हाँ, HCV के साथ बड़ी समस्या ये है कि इसके ज्यादातर मामले, मतलब करीब 55 से 85% तक क्रोनिक हो जाते हैं। इतने ज्यादा? हाँ, और ये वायरस अक्सर चुपचाप, बिना ज्यादा लक्षण दिखाए, सालों तक लिवर को नुकसान पहुंचाता रहता है। इसलिए HCV क्रोनिक लिवर की बीमारी, सिरोसिस और लिवर कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है दुनिया भर में। ओह, और HDV आपने बताया था वो अकेले संक्रमण नहीं कर सकता? हाँ, उसे HBV की मौजूदगी चाहिए। अगर वो HBV के साथ कोई इन्फेक्शन के रूप में आता है तो बीमारी गंभीर हो सकती है, लेकिन क्रोनिक होने का खतरा HBV अकेले की तुलना में थोड़ा कम ही होता है। लेकिन पर अगर वो सुपर इन्फेक्शन के रूप में आता है, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे पहले से क्रोनिक HBV है, तब वो बहुत तेजी से लिवर को खराब कर सकता है और गंभीर लिवर रोग और सिरोसिस की तरफ ले जा सकता है। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। हाँ, HDV सुपर इन्फेक्शन का प्रोग्नोसिस काफी खराब माना जाता है। और HEV का क्या? आपने कहा था कि वो आमतौर पर HAV जैसा है, पर उसमें एक खास स्थिति का जिक्र था। हाँ, HEV भी आमतौर पर एक एक्यूट और सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन है, मतलब आता है और चला जाता है। लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए, खासकर तीसरी तिमाही में, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। खतरनाक मतलब? उनमें ये फुलमिनेंट हेपेटाइटिस करा सकता है, मतलब लिवर का अचानक और तेजी से फेल हो जाना। ओह माय गॉड। और जानकारी बताती है कि इस स्थिति में गर्भवती महिलाओं में मृत्यु दर बहुत ज्यादा 20 से 30% तक हो सकती है। ये HEV की एक बहुत ही खास और गंभीर पहचान है। ये तो वाकई डरावना है। अच्छा, तो अब नतीजों पर आते हैं, मतलब प्रोग्नोसिस या बीमारी का आगे क्या होगा। हाँ, HEV का पूर्वानुमान अच्छा है क्योंकि वो क्रॉनिक नहीं बनता। सही। HBV के मामले में ज्यादातर बड़े ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो बच्चे जिन्हें जन्म के समय मां से संक्रमण मिलता है, उनमें क्रॉनिक बनने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, करीब 90%। हाँ, बिल्कुल। नवजात शिशुओं में इम्यून सिस्टम उतना मैच्योर नहीं होता, इसलिए वो वायरस को क्लियर नहीं कर पाता
और उनमें क्रॉनिक इन्फेक्शन का रिस्क बहुत हाई होता है। इसीलिए उनका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं माना जाता अगर जल्दी पता ना चले और इलाज ना हो। और HCV? HCV के लिए जैसा हमने कहा, ज्यादातर मामलों में क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाता है, तो अगर इलाज ना मिले तो लंबे समय का पूर्वानुमान चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि सिरोसिस और कैंसर का रिस्क रहता है। और HDV सुपर इन्फेक्शन का सबसे खराब? हाँ, क्योंकि वो बीमारी को बहुत तेजी से बढ़ाता है, और HEV का पूर्वानुमान आमतौर पर अच्छा है, सिवाय गर्भवती महिलाओं के। एक और शब्द जो बार बार आ रहा है वो है कैरियर स्टेट या वाहक अवस्था। इसका ठीक मतलब क्या है और ये किन वायरसों में होती है? वाहक अवस्था या कैरियर स्टेट का मतलब है कि व्यक्ति के शरीर में वायरस लंबे समय तक, मतलब महीनों या सालों तक मौजूद रहता है। अच्छा। और वो व्यक्ति भले ही उसमें बीमारी के कोई खास लक्षण न दिख रहे हों, वो दूसरों को इन्फेक्शन फैला सकता है। ओह! ये अवस्था HPV और HCV संक्रमण में आम है। ऐसे लोग अनजाने में वायरस फैला सकते हैं और उनमें खुद में भी आगे चलकर लिवर की गंभीर बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। और क्या ये HAV और HEV में भी होती है? नहीं, जानकारी साफ बताती है कि HAV और HEV में कैरियर स्टेट नहीं होती। वो एक्यूट इन्फेक्शन करते हैं और फिर वायरस शरीर से खत्म हो जाता है। ठीक है। और यहीं पर HDV की वो बात आती है जिसे डिफेक्टिव वायरस यानी अधूरा वायरस कहा गया है। हाँ, ये बहुत ही अनोखी बात है HDV के बारे में। वो अपनी कॉपी बनाने और नई कोशिकाओं में घुसने के लिए पूरी तरह से HPV पर निर्भर है। पूरी तरह से? हाँ, उसे HBV का जो बाहरी सतह का प्रोटीन है, जिसे HBsAg कहते हैं, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, उसकी जरूरत होती है अपना बाहरी लिफाफा बनाने के लिए। इसी लिफाफे की मदद से वो नई लिवर कोशिकाओं को इन्फेक्ट कर पाता है। तो बिना HBsAg के वो कुछ नहीं कर सकता? बिल्कुल, बिना HBsAg के HDV इन्फेक्शन फैला ही नहीं सकता। इसीलिए HDV सिर्फ उन्हीं लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है जो या तो पहले से HBV से इन्फेक्टेड हैं, मतलब HBV कैरियर हैं, या जिन्हें HBV और HDV का इन्फेक्शन एक साथ हो रहा है, को इन्फेक्शन। ये तो वाकई बहुत अजीब निर्भरता है। हाँ, ये वायरोलॉजी में एक क्लासिक उदाहरण है एक डिफेक्टिव वायरस का। अब सबसे गंभीर पहलू पर आते हैं, कैंसर का खतरा। क्या ये सभी वायरस लिवर कैंसर यानी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा HCC कर सकते हैं? इस मामले में जानकारी बिल्कुल साफ है और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। HBV, HCV और HDV संक्रमण अगर वो क्रॉनिक हो जाते हैं तो उनसे लंबे समय में लिवर कैंसर यानी HCC होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। तीनों से? HBV, HCV और HDV? हाँ, इन तीनों के कारण होने वाली क्रॉनिक सूजन और लिवर सेल्स को लगातार होने वाला नुकसान, साथ ही कुछ वायरल प्रोटीन सीधे तौर पर कैंसर पैदा करने वाले बदलाव ला सकते हैं। लेकिन HAV और HEV से नहीं? नहीं, HAV और HEV से लिवर कैंसर का खतरा नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है जो इन वायरसों के लॉन्ग टर्म असर को बिल्कुल अलग कर देता है। ये वाकई चौंकाने वाला है कि कैसे ये वायरस जो शुरुआत में शायद एक जैसे लगे, अंत में इतने अलग-अलग रास्तों पर ले जाते हैं, कुछ से पूरी तरह रिकवरी और कुछ से कैंसर तक। हाँ, और ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दुनिया भर में लिवर कैंसर के जो ज्यादातर मामले हैं, उनके पीछे क्रॉनिक HBV या HCV इन्फेक्शन ही मुख्य कारण होते हैं। और जो लिवर बायोप्सी की बात है, उसमें भी पैटर्न दिखते हैं, जैसे HBV में वो ग्राउंड ग्लास हेपेटोसाइट्स का दिखना। ग्राउंड ग्लास? हाँ, मतलब माइक्रोस्कोप में देखने पर लिवर कोशिकाएं धुंधले कांच जैसे दिखती हैं क्योंकि उनके अंदर HBsAg प्रोटीन भरा होता है। ये HBV का एक तरह का निशान है। अच्छा। और HCV में अक्सर लिम्फॉइड सेल्स के गुच्छे दिखते हैं या लिवर सेल्स में फैट जमा हुआ दिखता है। ये सब पैटर्न डॉक्टर को निदान करने और बीमारी की स्टेज समझने में मदद करते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हम इन पांचों वायरसों को मतलब संक्षेप में समझना चाहें तो मुख्य बातें क्या होंगी? हाँ, बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो इन्हें दो मुख्य ग्रुप्स में बांट सकते हैं समझने के लिए। अच्छा। पहला ग्रुप HIV और HEV। ये मुख्य रूप से फैलते हैं दूषित खाने और पानी से, फीको ओरल रूट। ये आमतौर पर एक्यूट इन्फेक्शन करते हैं, मतलब अचानक होते हैं और ठीक हो जाते हैं। ये क्रॉनिक नहीं बनते और इनमें कैरियर स्टेट भी नहीं होती। ठीक है। इनसे लीवर कैंसर का खतरा नहीं होता। बस एक खास बात यह है कि HEV गर्भवती महिलाओं में बहुत गंभीर हो सकता है। इनकी रोकथाम के लिए क्या चाहिए? सफाई, साफ पानी, ठीक से पका हुआ खाना। समझ गई। और दूसरा ग्रुप? दूसरा ग्रुप है HBV, HCV और HDV। ये फैलते हैं खून और शरीर के दूसरे तरल पदार्थों के संपर्क से, पेरेंट्रल, सेक्सुअल, मां से बच्चे को।
हाँ। ये तीनों क्रॉनिक इन्फेक्शन कर सकते हैं, जिससे आगे चलकर सिरोसिस और लिवर कैंसर HCC का खतरा होता है। HBV और HCV में कैरियर स्टेट आम है और HDV को इन्फेक्शन करने के लिए HBV की जरूरत होती है क्योंकि वो अधूरा वायरस है। ठीक है। इनकी रोकथाम के लिए जरूरी है सेफ ब्लड सप्लाई, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस और सेफ सेक्स। ये बंटवारा वाकई इन वायरसों की जटिल दुनिया को समझने में काफी मदद करता है। ये साफ करता है कि हेपेटाइटिस का मतलब हमेशा एक ही चीज नहीं होता। बिल्कुल। और इन अंतरों को समझना सिर्फ एकेडमिक बात नहीं है। हाँ। ये पब्लिक हेल्थ पॉलिसी बनाने, रोकथाम के सही तरीके लागू करने, जैसे कौन सी वैक्सीन देनी है, किसकी स्क्रीनिंग करनी है और मरीजों के व्यक्तिगत स्वास्थ्य जोखिमों का सही अंदाजा लगाने के लिए बेहद जरूरी है। ये हमें याद दिलाता है कि सही डायग्नोसिस कितना जरूरी है। आज हमने इस जानकारी के आधार पर हेपेटाइटिस वायरस के अलग-अलग पहलुओं को समझने की कोशिश की। उम्मीद है कि ये जानकारी इन वायरसों के बीच के जो महत्वपूर्ण अंतर हैं, उन्हें उजागर करने में मददगार रही होगी। हाँ, और यहाँ एक और बात सोचने लायक है जाते जाते। हाँ, बताइए। जैसा हमने देखा, ये सारे वायरस शुरुआत में काफी मिलते जुलते लक्षण पैदा कर सकते हैं, जैसे पीलिया। लेकिन उनके फैलने के रास्ते, शरीर में टिके रहने की उनकी क्षमता और कैंसर पैदा करने की उनकी ताकत कितनी अलग है, ये इस बात पर जोर देता है कि जब किसी में हेपेटाइटिस के लक्षण दिखें तो ये पता लगाना कितना जरूरी है कि असल में कौन सा वाला वायरस है। हाँ, बिल्कुल। ये ना सिर्फ सही इलाज के लिए जरूरी है, बल्कि भविष्य के खतरों जैसे कैंसर के रिस्क को समझने और दूसरों तक इन्फेक्शन फैलने से रोकने के लिए भी बहुत जरूरी है। और वो जो बात थी ना कि HBV जो एक DNA वायरस है, वो होस्ट सेल के DNA में मिल सकता है, इंटीग्रेट हो सकता है। RNA वायरस सामान्यतः ऐसा नहीं करते। हाँ, ये आपने बताया था। तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि ये अलग-अलग वायरस सिर्फ लिवर की बीमारी से हटकर सेल के लेवल पर और कौन-कौन से लंबे समय तक चलने वाले बदलाव लाते होंगे, जिनके बारे में शायद हम अभी पूरी तरह से जानते भी नहीं हैं। ये वाकई एक गहरा विचार है। इस जानकारी पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।